बेबी के लिए हॉस्पिटल बैग रेडी हो गया। उसके लिए बेस्ट हेयर ऑयल, मसाज ऑयल, बॉडी वॉश, सोप सब आपने रेडी कर लिया ना। खिलौने हो गए। बेबी के लिए शायद अच्छी सी नर्सरी भी आपने सजा ली होगी। उसके लिए अलग अलग टॉयज़ भी खरीद लिए होंगे। बेबी गेयर्स, पालना, ये सब भी रेडी कर लिया होगा। उसके लिए अच्छे अच्छे सुंदर से क्यूट से कपड़े, सॉक्स, मिटन्स, कैप, ये सब भी परचेज़ कर लिए होंगे। बेबी के आने के पहले आपने सारी तैयारी कंप्लीट कर ली होगी। लेकिन आपका क्या? आपने अपने लिए कुछ तैयारी करी है? अपने लिए कुछ रूम सेट किया है? अपने लिए कुछ बेसिक एसेंशियल केयर के जो भी आइटम्स होते हैं वो रेडी किए हैं? या अपनी डाइट के बारे में एक प्लान बनाया है कि बेबी के आने के बाद क्या क्या डाइट आपको फॉलो करनी है? नहीं किया? बेबी के लिए भी नहीं किया? तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको यही डिटेल में बताने वाली हूँ कि आपको अपने लिए क्या क्या तैयारी पहले से करनी है और करनी चाहिए, ताकि डिलीवरी के बाद सडनली आपको एकदम से प्रॉब्लम ना हो अपने आप को, अपने घर को और अपने बच्चों को, फैमिली को मैनेज करने के लिए। और साथ ही मैं थोड़ा बेबी के जो प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। अगर आपने ऑलरेडी अभी तक तैयारी नहीं करी है, हॉस्पिटल बैग पैक नहीं किए हैं, तो क्या क्या इम्पोर्टेंट आइटम्स होते हैं, क्या क्या आपको बच्चे के लिए आइटम्स ज़रूरी रहेंगे, क्लोथिंग से रिलेटेड, केयर से रिलेटेड, डाइपरिंग से रिलेटेड, जो भी सेक्शंस होता है बच्चों के लिए, स्लीप से रिलेटेड, उस सब के ऊपर जो भी मैंने वीडियो बनाई है मैं उसका रेफरेंस आपको दूंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ताकि बच्चे के आने के पहले आप अपने लिए और बच्चे के लिए रेडी रहें और आपका जो भी मदरहुड की जर्नी है वो पूरी एक स्मूथली जाए, आपको उतनी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि बच्चे के आने के पहले आपको क्या क्या तैयारी खुद के लिए करनी है। आपके बारे में बताने के पहले मैं थोड़ा बच्चे के बारे में बताती हूँ क्विकली, शॉर्ट में, ताकि अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं करी है तो आप उसको भी कर लें। तो सबसे पहले तो आपको बच्चे के लिए हॉस्पिटल बैग चाहिए होगा। हॉस्पिटल बैग में क्या क्या आइटम्स रिक्वायर्ड रहते हैं आपके लिए या बच्चे के लिए, वो सब मैंने इन वीडियोज़ में बताया है, आप ज़रूर चेकआउट कीजिए। बच्चे के लिए मैंने पूरी एक बेबी रजिस्ट्री सीरीज़ बनाई है, यानी कि बच्चे के किस रिक्वायरमेंट के लिए आपको क्या आइटम्स लगेंगे, कितने टाइप के लगेंगे या कौन से बेटर होते हैं, वो सब भी मैंने बताया है। जैसे इस सीरीज़ में क्लोथिंग से रिलेटेड, फीडिंग से रिलेटेड, इसके बाद स्लीप से रिलेटेड, डाइपरिंग से रिलेटेड, बच्चे के लिए क्या क्या गियर्स चाहिए, टॉयज़ चाहिए, वो सब मैंने इस सीरीज़ में कवर किया है। ये फर्स्ट टाइम पेरेंट्स और न्यू पेरेंट्स को बहुत हेल्प करेगी। तो अब बात करते हैं आपके लिए, यानी कि टू बी मदर के लिए क्या क्या आइटम्स की या क्या क्या प्रिपरेशन की पहले से ज़रूरत रहती है या आपको करनी चाहिए, ताकि बच्चे के आने के बाद आपको प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहला तो जो आपको चीज़ ध्यान रखनी है वो ये कि आपको अपना एक पोस्टपार्टम केयर रूटीन जो है पहले से सेट करना है। तो सुनने में आपको बड़ा हाई फाई सा टर्म लग रहा होगा या ये लग रहा होगा कि शायद ये सब पॉसिबल नहीं है। आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी, सी सेक्शन से होगी या कुछ और सरप्राइजेस मिलेंगे, ऐसा कोई भी उसको श्योर शॉट नहीं बोल सकता कि क्या होगा, आपका डॉक्टर भी नहीं बोल सकता। लेकिन मेरे हिसाब से आपको कुछ बेसिक तैयारी करनी चाहिए। यानी कि अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो पहले से एक प्लान बना के रखिए कि आपको क्या केयर टिप्स फॉलो करनी है। अगर सी सेक्शन होती है तो क्या आपको केयर टिप्स फॉलो करनी है, मसाज करानी है, किससे करानी है, कौन से ऑयल से करानी है, क्या आपको डाइट फॉलो करनी है या कुछ आपको सप्लीमेंट्स लेने हैं, मेडिसिन्स लेनी हैं, तो वो सब एक दिमाग में आप पिक्चर बना के रखिए। या फिर आप चाहें तो एक अपने डायरी में कुछ इस तरीके का एक प्लान बना सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल टू द पॉइंट आप उसको फॉलो कर पाएँ, लेकिन बच्चा आने के बाद सडनली आप एकदम ब्लैंक भी ना हो कि अब मुझे क्या फॉलो करना है या मुझे अपने लिए क्या करना है कि मेरी रिकवरी बेटर हो या फिर मैं जल्दी से जल्दी जो ये पोस्टपार्टम फेज़ है उससे बाहर आ पाऊँ। मैं अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैंने पहले से ही अपने लिए जो मालिश वाली थी उनसे बात करके रखी थी कि अगर नॉर्मल डिलीवरी होगी तो अराउंड इस डेट से मैं आपको बुलाऊंगी मालिश करने के लिए, या बच्चे की मालिश के लिए अगर मुझे चाहिए थी तो भी मैंने उनसे बात की थी। डाइट का एक मैंने टेंटेटिव एक आइडिया अपने माइंड में लगा के रखा था कि नॉर्मल डिलीवरी होगी तो मुझे क्या डाइट फॉलो करनी है। इसके अलावा जो भी मैं मेडिसिन्स लेना चाहती थी या कह लीजिए सप्लीमेंट्स लेना चाहती थी अपनी रिकवरी के लिए, स्पेशली आयुर्वेदिक जो भी मुझे सप्लीमेंट्स चाहिए थे या काढ़ा वगैरह चाहिए था, वो सब मैंने पहले से मंगा के रखा था।
तो वो सब मैंने अपने लिए एक बेसिक तैयारी करी थी, ताकि मुझे सडनली फिर डिलीवरी के बाद कहीं से कुछ ऑर्डर ना करना पड़े या कुछ मंगाना ना पड़े, क्योंकि वो फेज़ ऐसा होता है कि आप बच्चे को संभालती हैं तो अपने ऊपर ध्यान देने का ना तो समय होता है और ना ही आप इतनी एनर्जी अपने ऊपर लगा पाती हैं कि अभी क्या करना है। तो अगर आप पहले से थोड़ी तैयारी करेंगी और इन्फॉर्मेशन अपने पास रखेंगी तो उस समय आपको हेल्प भी करेगा, और उस समय अगर आपको कोई डिसीजन भी लेना होगा तो भी आप एक इन्फॉर्म चॉइस ले पाएंगी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आपका सपोर्ट आपके घर के काम के लिए भी हो सकता है, आपके इमोशनल वेलबींग के लिए भी हो सकता है, क्योंकि ये दो चीज़ें ऐसी हैं, यानी ये दो एरिया ऐसे हैं जो मदर्स को स्पेशली डिलीवरी के बाद काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि डिलीवरी के बाद कई बार पोस्टमार्टम डिप्रेशन भी होता है, या फिर अगर आप बच्चे की केयर अच्छे से नहीं कर पा रही हैं या आपको समझ नहीं आ रहा है तो कई बार इमोशनली जो है वुमेन जो है वो काफ़ी वीक फील कर सकती है। तो आपके आसपास का सपोर्ट सिस्टम पहले से बना के रखिए। सपोर्ट सिस्टम यानी कि आपकी मदर हो आपके साथ, या आपकी मदर इन लॉ हैं आपके साथ, जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हैं, आप ओपन हैं, आप जिन पर ट्रस्ट कर सकते हैं, ऐसे एक दो लोगों को अपने साथ थोड़ा पहले से रखिए। या फिर अगर कोई भी नहीं है तो एटलीस्ट जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनसे कांटेक्ट में रहिए, ताकि ज़रूरत आने पर आप उनको कांटेक्ट कर सकें। जिनके पहले से बच्चे हैं, आप ऐसे लोगों के साथ में बात कर सकती हैं, उनसे बोल सकती हैं कि भाई मुझे इस तरीके की कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको कांटेक्ट करूँगी। साथ ही साथ अपने पार्टनर को भी इन्वॉल्व रखिए हर चीज़ में, क्योंकि जितनी ज़्यादा कंफर्टेबल आप अपने पार्टनर के साथ होंगी उतना डेफिनेटली किसी के साथ भी नहीं फील करेंगी। तो आप इस तरीके से लोगों से पहले से बात करिए, कांटेक्ट में रहिए, और जितना ज़्यादा हो सके सपोर्ट सिस्टम अपना डेवलप कीजिए। और आपकी जो भी हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसके लिए भी ये सपोर्ट सिस्टम हेल्प करेगा। अगर आपके घर में मेड्स हैं काम के लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप हर काम के लिए मेड नहीं रखना चाहती हैं या नहीं रख सकती हैं तो आपके फैमिली मेम्बर्स ऐसे होने चाहिए जो उस समय एटलीस्ट इनिशियली 1 से 1.5 महीने के लिए आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की ले सकें, ताकि आप अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ बच्चे के ऊपर और अपनी रिकवरी के ऊपर लगा सकें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको लगता है कि थोड़ा पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है और या घर के कोई मेंबर अलाउ नहीं करेंगे, तो मैं यहाँ सजेस्ट करूँगी कि इनिशियली 1 महीने के लिए अगर थोड़ा आपको ज़्यादा खर्च करना पड़े तो कीजिए, क्योंकि वो जो आपकी रिकवरी का फेज़ रहेगा, या कह लीजिए कि उस समय आप अपनी बॉडी की जितनी केयर करेंगी वो आपको लॉन्ग लाइफ तक उसका इफ़ेक्ट दिखेगा। आप जितनी अच्छी अपनी केयर करेंगी उतना ही आपको लेटर स्टेजेस में प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप इनिशियली अपनी अच्छे से केयर नहीं करेंगी तो वो जो बॉडी वीकनेस उस समय आती है वो लेटर लाइफ में आपको कहीं ना कहीं उसका इफ़ेक्ट डेफिनेटली दिखेगा। तो इनिशियल एटलीस्ट 45 डेज तक आपकी प्रायोरिटी आपकी खुद की हेल्थ और बच्चे की हेल्थ होनी चाहिए। इसके साथ ही मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो पहले से ज़रूर इकट्ठी कीजिए। वैसे मैंने इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाई थी। बहुत सारी चीज़ें मुझे फर्स्ट टाइम के बाद भी नहीं पता थी, जो मुझे सेकंड बेबी के होने के पहले पता चली थी। तो ब्रेस्ट फीडिंग की अगर कुछ क्लासेस हैं तो आप वो कर सकती हैं, या फिर आप इंटरनेट पे कुछ जो भी वीडियोज़ होती हैं डोलास वगैरह की, या जो ब्रेस्ट फीडिंग के एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी देख सकती हैं। वैसे मैंने इस वीडियो में भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी है जो आपको बहुत हेल्प करेगी ब्रेस्ट फीडिंग से जो रिलेटेड मिथ्स होते हैं या जो भी मिस इन्फॉर्मेशन होती है उसको बस्ट करने के लिए। क्योंकि आपने कई बार सुना होगा अपने घर में किसी से कि उसको दूध अच्छे से नहीं आ रहा है, या दूध बिल्कुल पानी जैसा है, बच्चे का वेट गेन नहीं हो रहा है। तो ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड इतने ज़्यादा मिथ्स होते हैं, या कह लीजिए जो घर के बड़े लोग होते हैं इतना कुछ बोलते हैं कि जो न्यू मदर होती है उसको बहुत ज़्यादा खुद पे डाउट होने लगता है बच्चे की हेल्थ को लेके। तो ब्रेस्ट फीडिंग एक ऐसा टॉपिक है जो मुझे लगता है हर किसी को पहले से थोड़ी इन्फॉर्मेशन ज़रूर गैदर करनी चाहिए, ताकि आप कॉन्फिडेंट होकर बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सके और आपकी ब्रेस्ट फीडिंग की जर्नी पेनफुल और कन्फ्यूजन से भरे होने की बजाय एक हैप्पी और सेटिस्फाइंग आपके लिए वो सब मोमेंट्स रहें। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो टिप है मेरी तरफ से, या कह लीजिए तैयारी आपको करनी है, वो अपने ब्रेस्ट फीडिंग सेटअप के लिए करनी है। पहले से एक कंफर्टेबल सेटअप बना के रखिए। वो बात की बात है वो सेटअप आपको कितना काम आएगा या आप उसको बाद में मॉडिफाई करेंगी नहीं करेंगी, लेकिन अगर एक पहले से सेटअप है
तो आपके लिए बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा। वैसे मैंने अपना जो ब्रेस्ट फीडिंग का सेटअप था वो इस वीडियो में बताया था कि मैंने कैसे सेट किया, क्यों सेट किया और कैसा रहा, तो आप ये वीडियो चेकआउट कर सकती हैं। इसके साथ ही आप अपने रेस्ट का और अपनी बॉडी का भी ध्यान रखिए। तो उसके लिए आपको चाहिए तो कुछ कंफर्टेबल जो पिलोज़ होते हैं, अगर आप प्रेगनेंसी में यूज़ करती हैं तो वही यूज़ कर सकती हैं। तो अपनी रेस्ट का, अपनी स्लीप का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि वो सब आपकी ओवरऑल जो हेल्थ है उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। और साथ ही आपका जो पोस्टपार्टम विजिट होता है डॉक्टर का, डॉक्टर आपको 1 वीक के बाद बुला रही है या 45 डेज़ के बाद बुला रही है, तो ज़रूर विजिट कीजिए, क्योंकि उसमें आपकी ओवरऑल हेल्थ चेक की जाती है। क्योंकि जो आपके हार्मोन्स होते हैं डिलीवरी के बाद, उनको एटलीस्ट 45 डेज़ तक का टाइम लगता है वापस नॉर्मलाइज होने के लिए। तो अगर आपको प्रॉब्लम होगी बाद में, जैसे लो हेमोग्लोबिन है या फिर हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है या स्किन पे कुछ पिगमेंटेशन है, तो वो सब आपके ब्लड टेस्ट से पता चलते हैं। तो जो भी आपकी पोस्टपार्टम विजिट्स प्लान्ड हैं वो आपने बिल्कुल अटेंड कीजिएगा, उनको स्किप मत कीजिएगा। और अगर आपको कुछ भी इशू है जो डॉक्टर आपको सजेस्ट कर रही है मेडिसिन्स लेने के लिए, वो सब आप ज़रूर फॉलो कीजिए। क्योंकि क्या होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे कई बार जैसे आपका अगर ग्लूकोज फ्लक्चुएट हो रहा है, यानी कि आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ है या बीपी की प्रॉब्लम आ रही है या थायराइड में प्रॉब्लम है या हेयर फॉल का इशू है, तो वो सब डॉक्टर उन टेस्ट के थ्रू पोस्टपार्टम विजिट्स में चेक करती है कि वो सब आपका नॉर्मलाइज हुआ है, नहीं हुआ है, या उसके लिए कुछ मेडिकेशन कंटिन्यू करनी है। अगर आप एक फ़र्स्ट टाइम मॉम हैं तो अपने आप को और बेबी को, दोनों को ही एडजस्ट होने का टाइम दीजिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फ़र्स्ट टाइम जब आप मॉम बनती हैं तो आपको अचानक से समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है। तो जैसे एक बच्चे का जन्म होता है वैसे ही एक माँ का भी जन्म होता है। तो आप अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा वैसा मत फील कीजिए कि मुझसे ये नहीं हो रहा है या मुझे वो नहीं आ रहा है। एज अ फर्स्ट टाइम मॉम हर किसी के मन में डाउट आता है कि क्या मैं एक अच्छी माँ बन पाऊँगी या क्या मैं अपने बच्चे का प्रॉपर तरीके से केयर कर पाऊँगी। इसके लिए आप अपना सपोर्ट सिस्टम डेवलप कीजिए। जैसा मैंने पहले भी बोला, आपका जो भी रेस्ट है, स्लीप है, वो भी आप जितना हो सके बच्चे के साथ साथ सोने का कोशिश कीजिए। अपना जो सेल्फ केयर रूटीन है वो भी आप एक चाहें तो पहले से बना सकते हैं कि जैसे आप कुछ थोड़ा सा एक्सरसाइज करना चाहती हैं, योगा करना चाहती हैं डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद, या आपका कोई और जो रूटीन है जो आप फॉलो करना चाहती हैं, थोड़ा वॉकिंग करना या घर से बाहर निकलना। लेकिन ये सब आप जो भी करें डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद करें। और जो हमारा इंडियन ट्रेडिशन बोलता है वो यही बोलता है कि 45 डेज़ के बाद ये सब स्टार्ट करना चाहिए। उसका अलग रीज़न है, आप अगर जानना चाहती हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकती हैं, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगी। इसके साथ ही आप अपने बच्चे के साथ कैसे बॉन्ड होना है उसके जन्म के बाद, वो सब आप एक्टिविटीज़ वगैरह जो हैं पहले से आप डिसाइड कर सकती हैं। आपके पार्टनर के साथ एज अ फैमिली किस तरीके से आपको क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है वो सब आप चाहें तो पहले से प्लान कर सकती हैं। जैसे बच्चे के साथ बॉन्ड होने का सबसे अच्छा तरीका है आप स्किन टू स्किन कांटेक्ट में रखिए उसको, या फिर बेबी वेयरिंग आप कर सकती हैं, उसकी मालिश कर सकती हैं। ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम बहुत अच्छा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है एज अ न्यू मॉम या फर्स्ट टाइम मॉम हम लोग की आदत होती है कि बच्चा जब ब्रेस्ट फीड कर रहा है तो मोबाइल चला रहे हैं या फ़ोन पे किसी से बात कर रहे हैं। एक्चुअली वो बहुत अच्छा टाइम है बच्चे से बॉन्ड होने का, उसको कुछ गाना सुनाने का, उससे कुछ बात करने का, उसको टच करने का। तो अच्छी आपकी और बच्चे की बहुत अच्छी एक बॉन्डिंग वहाँ क्रिएट होती है। इसके साथ ही आप अपने पार्टनर को भी इन्वॉल्व कर सकती हैं, या पहले से ही कुछ रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको बोल सकती हैं, जैसे कि डायपर चेंज करना है या बच्चे की मालिश करना है या बच्चे को थोड़ा बाहर घुमाना है। तो वो सब अगर आप पहले से डिसाइड कर लेंगी तो बाद में जाके थोड़ा आपके लिए ईजी हो जाएगा सब कुछ मैनेज करना, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बाद में उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी या थोड़ी कम होगी। तो मेरी तरफ से आज की वीडियो में बस इतने ही आपके लिए टिप्स थे। आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी चीज़ के बारे में आप और जानना चाहती हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकती हैं। और आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी पेरेंटिंग।